हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसका संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनसंख्या वितरण कहलाता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसका संबंध जनसंख्या के घनत्व से नहीं है, बल्कि इसका संबंध जनसंख्या के वितरण से है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन ये भी आपका गलत है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात होता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ना कि जनसंख्या का वितरण। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं, तो आपका आंसर होगा पहले का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। दूसरा प्रश्न है अब आपका, विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का बढ़ती जनसंख्या के आधार पर सही क्रम कौन सा है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, यूएसए, ब्राजील। ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। इंडोनेशिया, ब्राजील, यूएसए, भारत, चीन। यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत, चीन। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी जो वाले जो देश हैं, इनमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन देशों में से भी 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया में ही हैं। जनसंख्या में पहले नंबर पर आपको पता है आपका चाइना आता है, और चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारा नंबर आता है, यानी इंडिया आता है। थर्ड पर अगर जनसंख्या की बात करें तो थर्ड पर आपका यूएसए आता है। चौथे पर यहाँ पर आपका जो है ये इंडोनेशिया आता है। 5वें पर आपका जो है ब्राजील आता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ पर बोला गया है बढ़ती जनसंख्या के आधार पर, यानी कि यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा दूसरे का बी वाला, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। तो आंसर है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। जल की उपलब्धता, मृदाएं, खनिज, औद्योगिकरण। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, और यही कारण है नदी घाटियां जो हैं विश्व के सबसे सघन बसे हुए स्थान हैं। तो ये भी एक कारक है। इसके अलावा मिट्टियां, लोग वहां पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां पर उपजाऊ दोमट मिट्टी वाला प्रदेश होता है, क्योंकि वहां पर वो आसानी से गहन कृषि कर सकते हैं। तो मिट्टियां भी एक कारक है। खनिज, खनन और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं ये रोजगार उत्पन्न करती हैं। तो लोग इन क्षेत्रों में भी बसना पसंद करते हैं जहां पर खनिज आदि मौजूद होते हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण एक मेन कारक है। औद्योगिक पेटियां जो हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं, और बड़ी संख्या में लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस वजह से औद्योगिकरण भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। यहाँ पर जल की उपलब्धता और मृदाएं जो हैं ये भौगोलिक कारकों में आ जाते हैं, वहीं खनिज और औद्योगिकरण जो हैं ये आर्थिक कारकों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सभी कारक हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती है। इसे निरपेक्ष अथवा प्रस्तुत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। सेकंड वाला कथन गलत है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये धनात्मक ही हो। तो सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, और जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है।
यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 5वें का सी, केवल सेकंड। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यह तब भी होती है जब जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम हो जाए और लोग जो है अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे धनात्मक वृद्धि की बात कर लें तो ये धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो जाए। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, कम नहीं हो जाए बल्कि उससे ज़्यादा हो जाए, या फिर जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं तो धनात्मक वृद्धि दर हो जाएगी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर से कम दिखाई गई है, जो कि ऋणात्मक वृद्धि का सूचक है, ना कि धनात्मक का। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र विशेष में दो अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 6वें का बी, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। जन्म, मृत्यु, प्रवास, उपरोक्त सभी। देखिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास जो है जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटक हैं। तो आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अव्यक्त किया जाता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अशोधित जन्म दर जो है इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। वहीं अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या है इसके रूप में इसको अव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। वह स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। जैसे आपको पता है, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में जाते हैं तो ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम यहाँ पर उद्गम स्थान हो जाएगा। और वहीं जो शहर है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, जहाँ पर उनका आगमन हो रहा है, वो उनका गंतव्य स्थान हो जाएगा। यानी नगर या शहर जो है ये इनका गंतव्य स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जो होता है जनसंख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। तीसरा वाला जो कथन है ये आपका गलत है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी नहीं बल्कि उनको अप्रवासी कहते हैं। उनको अप्रवासी कहा जाता है, ना कि उत्प्रवासी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला जो है ये भी आपका गलत है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उनको उत्प्रवासी कहा जाता है, ना कि अप्रवासी। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करता है या करते हैं। प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं और प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनके 2 समूह हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। वहीं अपकर्ष कारक में काम के बेहतर अवसर,
रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये जो कारण हैं ये गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी ये दोनों ही कारक जो हैं ये प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, ए और बी दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? राजनीतिक उपद्रव, शांति व स्थायित्व, प्राकृतिक विपदाएं, प्रतिकूल जलवायु। देखिए शांति और स्थायित्व जो है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है बल्कि एक अपकर्ष कारक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक नहीं है? शांति और स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। देखिए सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो है ये आपका एक प्रतिकर्ष कारक है, बाद बाकी तीनों जो है ये अपकर्ष कारक हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? प्रौद्योगिकी प्रगति केवल मृत्यु दर को घटाने में सहायक रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रही है। 1750 ईस्वी के आसपास जिस समय औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ उस समय जनसंख्या 55 करोड़ के करीब थी और औद्योगिक क्रांति के पश्चात यहाँ पर जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। उसका रीजन ये है कि औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, इसका विकास हुआ है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने महामारियों और अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। वहीं जो बढ़ती जन्म दर है इसको भी चिकित्सा के माध्यम से ये घटाने में सहायक रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रही है, लेकिन पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। देखिए प्रौद्योगिकी ने न केवल मृत्यु दर को घटाया है बल्कि जन्म दर को भी घटाया है। यानी आपने देखा होगा जो गर्भ निरोधक के तरीके हैं वो भी तो ईजाद हुए हैं, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जन्म दर पर रोक लगी है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। यानी इससे केवल मृत्यु दर कम नहीं हुई बल्कि इससे जन्म दर भी कम हुई है। यानी जन्म दर के घटाने के तरीके विकसित किए गए, कॉन्डोम वगैरह विकसित किए गए, कॉपर टी वगैरह या फिर जो और दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह विकसित किए गए वो भी तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। तो उनसे भी कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे यहाँ पर जन्म दर को घटाने में मदद मिली है। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? केवल पहला वाला कथन सही नहीं है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल एक सही नहीं है। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी गलत है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, वहीं विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर जैसे चाइना पर या इंडिया पर लगा दी जाए तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, स्पेन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब स्पेन की वृद्धि दर 1% है, ठीक है। स्पेन की जो वृद्धि दर है जनसंख्या की 1% है। अब वही 1% की वृद्धि दर इंडिया पे लगा दी जाए तो आप समझ रहे हैं कितना बैठेगा भाई। यहाँ पर तो मुश्किल से भाई 1% तो मुश्किल 10 लाख लोग बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया पर 1% लगा दी गई तो यहाँ पर संख्या कितनी बढ़ेगी? यहाँ पर संख्या बढ़ेगी करोड़ों में। तो ये अंतर है। तो जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और कहीं ना कहीं संसाधनों का ह्रास इसमें सर्वाधिक गंभीर भी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का सी, यानी एक और दो दोनों। 16वां प्रश्न है आपका, जनांकीय संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है?
किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने के साथ ही किसी प्रदेश की जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी सिद्धांत का कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण लेवल है, ग्रामीण लेवल पर उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, और वहीं नगरीय लेवल पर क्या होता है, नगरीय लेवल पर चूंकि यहाँ पे शिक्षित हो जाते हैं लोग, तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो इस वजह से आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन है ये अवस्थाओं में होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 का बी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। अंतिम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या जो है इसकी वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेतों में कार्यरत होते हैं। जीवन प्रत्याशा भी यहाँ पर निम्न होती है क्योंकि अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनका प्रौद्योगिकी स्तर काफ़ी निम्न होता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम अवस्था में क्या है, यहाँ पर प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों ही उच्च होते हैं। सेकंड वाला जो है ये आपका सही है। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है लेकिन समय के साथ ये घटती जाती है और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु की दर के साथ आती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थर्ड वाला जो है ये गलत है। देखिए, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक उच्च नहीं होते हैं बल्कि दोनों ही घट जाते हैं, दोनों में ही कमी आ जाती है। अंतिम अवस्था में दोनों में ही कमी आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर तीसरी अवस्था में या अंतिम अवस्था में जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है और ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इसलिए यहाँ पर निम्न प्रजननशीलता और निम्न मर्त्यता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, तो आपका सही आंसर है 17 का बी, केवल सेकंड। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया में जनसंख्या घनत्व 246 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। वहीं यूरोप में कितने हैं, 188 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और वहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 18 का सी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। देखिए, वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि लगभग 2.2% की वृद्धि के साथ दुनिया में सर्वाधिक है। अगर हम एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ पर 1.21% है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका की 1.06% है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की 1.21% है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप की जो वृद्धि दर है वो माइनस में चली गई है। यूरोप की -0.02% है। तो यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा भी किसकी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, 2.2%। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 19 का ए वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अटकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। देखिए, अटकामा एक मरुस्थल है
तो मरुस्थल में तो जनसंख्या वैसे भी नहीं होगी, जनसंख्या यानी विरल क्षेत्र ही होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात करें, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरा जो है यहाँ पर वन ही वन है, यानी जंगल यानी वन और जंगली जीवों का पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी आपको सघन जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि विरल जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने अमेजॉन के वर्षा वन। ध्रुवीय प्रदेश की बात करें तो ध्रुवीय प्रदेश वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा विरल है, ज़्यादा कदा एक आध लोग ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपका दक्षिण पूर्वी एशिया वाला रीजन एक ऐसा रीजन है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र जो है ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और बाद बाकी तीनों आपके जो हैं ये विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं, यानी इन तीनों क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का सी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। देखिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं ये आपका अपकर्ष कारक है, बाद बाकी ये तीनों जो हैं प्रतिकर्ष कारक हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है किसका? सी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के साथ ही महिलाओं के स्वरूप को भी बेहतर बनाती हैं, धनात्मक वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। देखिए आपका यहाँ पर पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है। जनांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था होती है तो इसके बारे में हमने जाना है, यहाँ पर उच्च प्रजननशीलता होती है और उच्च मरता भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मरते भी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो धीमी रहती है, उच्च नहीं रहती है, बल्कि वहाँ पर धीमी रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है, बाद बाकी बी सी डी जो है ये तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 22 का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।